स्टॉक्स में चांस है कि आपके पैसे 4 गुना हो जाए, लेकिन रिस्क भी है। आखिरकार म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए सही है? स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में काफी सारे फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। हाय गाइस, मैं हूं आपका बेसिकली बनिया, और याद रखना, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। तो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में काफी सारे फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं तो भी मार्केट में जा रहा है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं तो भी मार्केट में जा रहा है। सही बात है, लेकिन दोनों का वर्किंग बहुत अलग है। दोनों में आप पैसा क्यों डालोगे, किस लिए डालोगे, कितनी देर के लिए डालोगे, किन लोगों को डालना चाहिए, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और जब आपको ये फुल इंफॉर्मेशन होगी तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना एलोकेशन अपना स्टॉक्स में रखना चाहिए, कितना म्यूचुअल फंड में रखना चाहिए। हम लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को कंपेयर करने वाले हैं इन 9 पैरामीटर्स के ऊपर, ताकि इस वीडियो के एंड तक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाए कि स्टॉक्स किन लोगों के लिए है, म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए है, एंड डेफिनेटली इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी अगर आप यूज करोगे तो कितना किस में जाना चाहिए, ये सब आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो कुछ लोगों को यही नहीं पता कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है बेसिक। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टॉक्स के बारे में, तो स्टॉक्स में आप क्या कर रहे हो कि आप किसी भी एक कंपनी का एक यूनिट खरीद रहे हो ऑफ ओनरशिप। जैसे मान लो कोई भी एक कंपनी है, उसके मार्केट में काफी सारे शेयर्स हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ओनरशिप के। तो अगर आप डायरेक्ट किसी शेयर को खरीद रहे हो तो आप उस एक यूनिट को खरीद रहे हो उस एक कंपनी के ओनरशिप की। तो ऐसे आप कई कंपनीज के ओनरशिप के यूनिट्स खरीद सकते हो, 4 स्टॉक्स खरीद सकते हो, 5 स्टॉक्स खरीद सकते हो, 10 शेयर खरीद सकते हो, और उसके साथ जो इन स्टॉक्स का प्रूफ ऑफ ओनरशिप है वो डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। चाहे वो NSDL के साथ हो, चाहे वो CDSL के साथ हो, तो डायरेक्टली आपका जो प्रूफ ऑफ ओनरशिप है कि आपके पास आप इस शेयर के ओनर हो, वो डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में रिप्रेजेंट करने लगेगा। लेकिन यहीं अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो इसमें आप डायरेक्टली मार्केट के अंदर पैसा नहीं डालते हो, आप एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना पैसा देते हो। बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, आप उनको अपना पैसा देते हो और वो आपका पैसा मार्केट में लगाते हैं। कुछ हो गया आपका इंडेक्स फंड हो गया, कुछ आपका डेट फंड हो गया, कुछ आपका स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, बहुत सारे तरीके के फंड्स होते हैं, और आप उन फंड्स में पैसा डाल सकते हो। उन फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स देख के उसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे कि म्यूचुअल फंड्स कैसे पिक करने हैं। एंड हर एक फंड का अपना एक फंड मैनेजर होता है, ठीक है, और ये फंड मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब कौन सा स्टॉक बेचना है। प्लस जो सबसे मेन चीज़ है वो है कि म्यूचुअल फंड में एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक्स आपको मिलते हैं, एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो हर फंड के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। द बेसिक आइडिया इज दैट स्टॉक्स के अंदर जब आप पैसा डाल रहे हो तो आप डायरेक्टली मार्केट में डाल रहे हो, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स खरीद रहे हो बाय गिविंग मनी टू एन AMC, एंड वो AMC के अंदर फंड मैनेजर्स हैं जो आपका पैसा मैनेज करेंगे। अब अगर अपने सबसे पहले डिफरेंस के ऊपर आए, वो है अमाउंट नीडेड, मतलब आपको कितना पैसा चाहिए शुरू करने के लिए। म्यूचुअल फंड के फेवर में ये पॉइंट जाता है, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड में, कोई भी फंड, इंडेक्स फंड हो गया, डेट फंड हो गया, कहीं भी आप जाओगे, आप 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो हर महीने। सिर्फ 500 रुपए से आपको उस म्यूचुअल फंड के अंदर एंट्री मिल जाएगी, एंड अब आप अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। बट यहीं अगर स्टॉक्स पे आ जाए, तो स्टॉक्स के अंदर आपको उस स्टॉक का, उस शेयर का जितना भी प्राइस है वो एक बार में चुकाना पड़ेगा उस एक स्टॉक को खरीदने के लिए। कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जिनका 40-50 हजार भी दाम है एक स्टॉक का। तो मान लो आप एक स्टूडेंट हो और आप ये देख रहे हो कि थोड़ी सी पॉकेट मनी आती है, उसमें से 500-1000 रुपए बचा के अगर मार्केट में डाल सकूं तो कहां डाल सकूं। सो म्यूचुअल फंड कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप एक छोटे अमाउंट के साथ भी अच्छे अच्छे फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा खासा रिटर्न लाके दे सकते हैं। लेकिन स्टॉक्स के अंदर आप बहुत लिमिटेड हो जाते हो। अगर आपके पास 500-1000 रुपए हैं तो उसके अंदर फिर लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स का ही आपके पास ऑप्शन होता है। और इसी पॉइंट के रिलेशन में अगर हम दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाएं, जो एक बहुत ही डिटरमाइनिंग क्रिटिकल फैक्टर होता है स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड के बारे में चूज करने के लिए, वो है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे हम सबको पता है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको किसी भी एक चीज के अंदर अपना सारा पैसा नहीं डालना चाहिए। अगर वो चीज चल गई तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर वो चीज डूब गई तो आपका सारा कैपिटल डूब सकता है और आपके फाइनेंशियल गोल्स आपको अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको हर बार एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, ताकि आप स्लोली एंड स्टेडली कंपाउंडिंग का फायदा उठा के आप अपना फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ
जर्नी कर पाओ। एंड डाइवर्सिफिकेशन जो है म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन बिल्ट आती है, बाय डिफॉल्ट आती है। आप चाहे 500 रुपए भी किसी म्यूचुअल फंड में डालो तो वो उस सारे स्टॉक्स में चले गए हैं जो भी उस फंड के अंदर आते हैं, और एक फंड के अंदर काफी सारे स्टॉक्स आते हैं। तो अगर आप 500 रुपए भी यूज करते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने को, तो उसके अंदर आपको एक बंच ऑफ स्टॉक्स मिल जाएगा, एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स मिल जाएगा, एंड आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी डाइवर्सिफाई हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करो तो आपको शायद 1 लाख 2 लाख रुपए भी कम पड़े एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए। सो स्टॉक मार्केट में आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सही से स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे, चुनने पड़ेंगे, उनको रीबैलेंसिंग करते रहना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट खुद से मिल जाएंगी क्योंकि आपका फंड मैनेजर ये सब करते रहेगा। अब हमारा तीसरा और चौथा पॉइंट है रिस्क एंड रिवॉर्ड। देखो, आपको ये समझना जरूरी है कि जो म्यूचुअल फंड है उसके पास 100, 200, 500 करोड़ नहीं है, हजारों हजार करोड़ वो मैनेज कर रहा है। एंड उसके पास लाखों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाखों लोगों का पैसा वो यूज कर रहा है एंड उसको अपने इन्वेस्टर्स को जवाब देना है। सो म्यूचुअल फंड एंड फंड मैनेजर्स विल ऑलवेज ट्राई टू प्ले इट अ बिट सेफ। वो सेफ खेलना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि उनको हर साल अपने रिटर्न्स दिखाने हैं। आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेने जाओ तो आप डेफिनेटली उसके पास्ट परफॉर्मेंस चेक करते हो कि अच्छा भाई पिछले 5 साल में इसने कितना हमको रिटर्न्स कंपाउंड करके दिए हैं। तो अगर एक भी साल फंड मैनेजर कुछ एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में रिटर्न्स नहीं दे पाया तो अगले साल उनको कोई बिजनेस नहीं मिलेगा। ठीक है, सो फंड मैनेजर्स नीड टू प्ले इट अ बिट सेफ एंड वो आपको एक एवरेज 12, 15, 20% का रिटर्न दे सकते हैं। एंड हर साल वो देते रहेंगे क्योंकि उन्होंने वैसा ही अपना पोर्टफोलियो बना के रखा है कि अगर मार्केट गिरे तो उनका फंड इतना ना गिरे, और जब मार्केट बढ़ेगा तो भी उनका फंड इतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा सेफ खेलेंगे। एंड म्यूचुअल फंड हैज टू प्ले अ बिट सेफ बिकॉज दे नीड टू गिव कंसिस्टेंट रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स, एंड इसके लिए वो रिस्क भी थोड़ा कम लेंगे और रिवॉर्ड भी थोड़ा सा कम मिलेगा। वहीं अगर स्टॉक मार्केट के ऊपर आ जाए तो कंट्रोल आपके हाथ में है। आप ये देख सकते हो कि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप किस किस स्टॉक्स में डालना चाहते हो, एंड डेफिनेटली द मोर द रिस्क द मोर द रिवॉर्ड। जितना आपको रिवॉर्ड चाहिए उस हिसाब से आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। एंड अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो सो योर रिस्क इज अ बिट हाई बट योर चांसेस ऑफ रिवॉर्ड आर ऑल्सो अ बिट हाई, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में है। आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग ये देख सकते हो कि हाँ भाई किस स्टॉक में डालना है, कितना डालना है, एंड आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। लेकिन ये कैसे पाओगे, ये हमारे 5वें पॉइंट के अंदर आएगा जो है नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। अगर आपको स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके मार्केट को बीट करना है, म्यूचुअल फंड हाउसेस से ज़्यादा पैसा कमाना है, सो यू नीड टू गेन एक्सपर्टीज इन दैट फील्ड। आप अकेले बंदे हो जिसको 20, 30, 40 स्टॉक्स को मैनेज करना है, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास 5 लोग हैं जो एक स्टॉक को मैनेज कर रहे हैं। वो कहाँ कहाँ से पढ़ के आए हैं, उनको कौन कौन सी डिग्रीज है, कितना एक्सपीरियंस है, एंड दे हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, प्लेंटी ऑफ टूल्स टू डू हाई क्वालिटी रिसर्च, जो शायद आप घर पे बैठे बैठे उस लेवल की रिसर्च ना कर पाओ। क्या आप घर पे बैठे बैठे एक अच्छा साउंड एंड वेरी गुड रिसर्च कर सकते हो? बिल्कुल। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड हाउसेस के जितना आपके पास इंफॉर्मेशन है? नहीं। लेकिन क्या आप एक अच्छा रिसर्च कर सकते हो? बिल्कुल हाँ। लेकिन इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए टाइम। तो ये हमारा 6th पॉइंट है जो है टाइम, और ये भी एक बहुत डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि आपको म्यूचुअल फंड्स के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए या स्टॉक्स के ऊपर। आप अपने आप से पूछो कि भाई क्या आप अगर 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो क्या आप उनके मीटिंग्स के मिनट्स पढ़ सकते हो? क्या आप उनके बैलेंस शीट को हर बार ट्रैक कर सकते हो? क्या आप न्यूज़ ट्रैक कर सकते हो? क्या आप उनके जो सीईओज हैं वो कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं वो सब ट्रैक कर सकते हो? आप अकेले बंदे क्या आप ये सब चीज़ 20-30 स्टॉक्स के लिए कर सकते हो? सो इफ़ येस देन यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, क्योंकि उसके अंदर अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, अगर आप अपने स्टॉक्स को सही से ट्रैक करने के लिए तैयार हो, सो डेफिनेटली बाय द प्रॉपर नॉलेज, बाय डूइंग द राइट थिंग्स, यू कैन डेफिनेटली बीट द रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। लेकिन जैसे मैंने बोला कि आपको अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी रिसर्च, हाई क्वालिटी नॉलेज गेन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखने पे टाइम देना पड़ेगा, स्टॉक्स को ट्रैक करने के ऊपर टाइम देना पड़ेगा। आप एक एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, लेकिन उस एक्सपर्टीज, उस नॉलेज, उस टेक्निकल कैपेबिलिटीज को लाने के लिए
अडॉप्ट करने के लिए आपको सीखने पे टाइम देना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट पे टाइम देना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस गेन करने पे टाइम देना पड़ेगा, आपको गलतियों से सीखना पड़ेगा, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट एंड लर्निंग इफ यू वॉन्ट टू मेक मोर रिटर्न्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड हाउसेस में ये सब आपके लिए वो लोग करेंगे। मे बी 3 मंथ्स में एक बार अपने म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करने के भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो रिसर्च, जो टाइम आपको स्टॉक्स एनालाइज करने में देना पड़ेगा, उससे कहीं कम टाइम आपको म्यूचुअल फंड एनालाइज करने में देना पड़ेगा। और एक बार आपने म्यूचुअल फंड्स चुन लिए अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, तो वो आप 3 महीने के बाद एक और बार चेक कर सकते हो, 4 महीने के बाद एक और बार चेक कर सकते हो। टाइम यू नीड टू मैनेज अ म्यूचुअल फंड वो बहुत कम है एज कंपेयर्ड टू द टाइम यू नीड टू मैनेज द स्टॉक्स। और ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है? ये आता है हमारा 7th पॉइंट, जो है कि आप क्यों मार्केट के अंदर आ रहे हो। आपको ये अपने आप से पूछना है कि आपको जो मार्केट से रिटर्न्स हैं वो किस लेवल तक और क्यों चाहिए। फॉर एग्जांपल, क्या आप स्टॉक मार्केट में इसलिए आ रहे हो ताकि आप स्टॉक मार्केट के इनकम को एज अ पार्ट टाइम इनकम या साइड इनकम ले पाओ अपने घर के खर्चे चलाने के लिए? क्योंकि अगर आप उस रीजन से आ रहे हो तो डेफिनेटली 10% अगर आपको साल में मिल रहे हैं तो उससे आपका क्या होगा? एक एवरेज रिटर्न से आप अपने इसको एज अ पार्ट टाइम हॉबी नहीं ले पाओगे। सो इफ यू वांट टू ट्रीट स्टॉक मार्केट एज योर पार्ट टाइम इनकम, अगर आपको ये पैसा मे बी अपने घर के खर्चे चलाने के लिए चाहिए, सो डेफिनेटली आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं देगा, क्योंकि जैसे हमने बात की वो आपको एक कंसिस्टेंट एवरेज रिटर्न देते जाएगा। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट से चाह रहे हो कि वो आपको इतने पैसे कमा के दे दे कि वो आपका एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन जाए या साइड इनकम बन जाए, या आप पार्ट टाइम इसको कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू नीड टू स्पेंड टाइम इन लर्निंग एंड बिकमिंग एन एक्सपर्ट इन द स्टॉक मार्केट। तो आपको अपने से पूछना कि आप स्टॉक मार्केट में क्यों आना चाहते हो। क्या आप डिसेंट एवरेज रिटर्न से खुश हो, क्योंकि बिकॉज यू वॉन्ट द स्टॉक मार्केट फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल, आपको लंबे समय के लिए अपने बस पैसे बचाने के लिए आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो। आप बेसिक रिसर्च के साथ भी अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स बाय कर सकते हो, अच्छे म्यूचुअल फंड्स बाय कर सकते हो एंड डिसेंट रिटर्न्स ला सकते हो। लेकिन अगर आपका रीजन है स्टॉक मार्केट में आने के लिए, यू वांट इट टू बी अ पार्ट टाइम इनकम, आप पार्ट टाइम इनकम कमाना चाहते हो स्टॉक मार्केट से, सो फिर डेफिनेटली आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा ताकि आप उस लेवल के रिटर्न्स कंसिस्टेंटली ला पाओ। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया। एंड अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ें, जो कॉम्बिनेशन में है, जो है हमारा 8th और 9th पॉइंट, जो है इमोशंस एंड कंट्रोल। इसमें भी डिफरेंस है म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है। जो फंड मैनेजर है वो देखेगा कि कब किस स्टॉक को बेचना है, किस स्टॉक को खरीदना है, वो सब आप सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो एंड बाकी काम फंड मैनेजर करेगा। सो इसमें आपके इमोशंस इतने ज़्यादा काम में नहीं आते हैं, बिकॉज यू आर नॉट एक्टिवली ट्रैकिंग द स्टॉक्स एंड ऊपर नीचे हो गया, आपको डर लग रहा है, आपने बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, म्यूचुअल फंड्स में आपने एक बार रिसर्च कर लिया म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आपने पैसा डाल दिया, फिर यू कैन एक्सपेक्ट द फंड मैनेजर टू डू हिज जॉब, वो अपना काम करेगा सही से। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर आप जाओगे, सो एक एक स्टॉक आप खुद खरीदोगे, खुद बेचोगे, सारा प्रॉफिट लॉस आपके आंखों के सामने होगा कि भाई 10 दिन पहले खरीदा था, ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, वो सब। तो उसमें आपके इमोशंस भी प्ले में आएंगे, क्योंकि आप खुद अपना स्टॉक्स खरीदोगे, अपने स्टॉक्स बेचोगे, उसके ऊपर आपका कंट्रोल होगा। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप ध्यान रखना कि आप अपने इमोशंस अंडर कंट्रोल रखो। डेफिनेटली म्यूचुअल फंड में भी आपको बढ़ता घटता हुए दिखेगा, लेकिन एज कंपेयर टू स्टॉक्स जहां पर आपको खुद सब चीज़ एग्जीक्यूट, सब चीज़ बाय सेल ये सब करनी है, सो एज कंपेयर टू बोथ ऑफ देम, म्यूचुअल फंड्स में आपके इमोशंस इतने ज़्यादा एक्टिवली उसमें काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर, एंड डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स एंड आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ये सब चीज़ मैटर करेंगे, क्योंकि आप खुद अपना पैसा, अपने स्टॉक्स मैनेज कर रहे हो। सो ये थे कुछ डिफरेंसेस म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स के बारे में। अब आपको क्या करना चाहिए, कितना परसेंटेज स्टॉक्स में एलोकेट करना चाहिए, कितना परसेंटेज म्यूचुअल फंड्स में एलोकेट करना चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि यू शुड बी डाइवर्सिफाइड, आप स्टॉक्स में भी डालो, आप म्यूचुअल फंड्स में भी डालो,
अब कितना किसको डालना है वो सब डिपेंड करेगा, जो हमने ऊपर बात की कि आपको कितना एक्सपर्टीज है, आप कितना टाइम दे सकते हो स्टॉक मार्केट में रिसर्च करने के लिए, आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए। अब अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं, अच्छे म्यूचुअल फंड्स कैसे पिक करने हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। आज के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, एंड अगर आपको जानना है कि आप ऐसे कौन से 6 स्टेप्स ले सकते हो जो आपको फ्यूचर में करोड़पति बनाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे। सो क्लिक ऑन द वीडियो दैट इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ फॉर ऑल द डिटेल्स।